बच्चों, आज गद्य खंड की श्रृंखला में हम चौथा अध्याय मानवीय करुणा की दिव्य चमक पढ़ेंगे, जिसके लेखक हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। थोड़ा सा हम लेखक का परिचय जान लेते हैं। प्रसिद्ध साहित्यकार सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का जन्म 1927 में बस्ती, जो कि उत्तर प्रदेश में है, हुआ। वहीं से इन्होंने मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण की। आगे की पढ़ाई के लिए ये वाराणसी चले गए। बाद में एमए इलाहाबाद से पास करने के बाद ऑडिटर जनरल में नौकरी की। इन्होंने बाल पत्रिका पराग का संपादन भी किया। सन 1984 में इनका निधन हो गया। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं बकरी, लाख की नाक, बतूता का जूता, सोया हुआ जल, लड़ाई आदि अनेक प्रमुख रचनाएं हैं। लेखक होने के साथ ही इन्होंने काठ की घंटियाँ, खूंटियों पर टंगे लोग, कुआनो नदी जैसे काव्य संग्रह की भी रचना की। इनकी भाषा शैली, लोक भाषाओं के शब्दों की प्रचुर मात्रा दिखाई देती है इनके लेखन में। मुहावरों का प्रयोग भाषा को उत्कृष्टता प्रदान करता है और विदेशी शब्दों का भी प्रयोग इनकी रचनाओं में दिखता है। जैसा कि पाठ का परिचय हम देखते हैं, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना द्वारा रचित संस्मरण फादर बुल्के के स्नेहिल व्यक्तित्व को प्रकट करता है। उन्होंने विदेशी होते हुए भी स्वयं को भारतीय संस्कृति का एक अभिन्न अंग बनाया। भारत को अपना देश कहना, हिंदी भाषा के उत्थान के लिए संघर्ष करना, राम कथा पर शोध करना जैसी महत्वपूर्ण बातों की जानकारी देश की भावी पीढ़ी को देने के उद्देश्य से इन्होंने इस पाठ की रचना की। लेखक इस पाठ द्वारा उन्हें श्रद्धांजलि देना चाहता है। बुल्के का भारत तथा भारतीय भाषा एवं संस्कृत से प्रेम ऐसे युवाओं के लिए उदाहरण भी है जो पश्चिमी सभ्यता और संस्कृति को सर्वोपरि मानते हुए यहाँ से पलायन कर जाना चाहते हैं। फादर बुल्के का जो जन्म हुआ था वो चेम्स रैपल में, जो कि यूरोप में है, वहाँ पे हुआ था और उन्होंने वहाँ पर न रहकर अपनी कर्मभूमि भारत को बनाया। इनके परिवार में माँ, एक बहन और 2 भाई थे। इनका एक भाई विवाहित था और एक पादरी था। बहन थोड़ी जिद्दी स्वभाव की थी। और ये जो फादर बुल्के हैं वो देखने में गोरे रंग के थे, नीली आँखें थी, भूरी दाढ़ी थी, लंबा कद और सफ़ेद चोगा पहनते थे। मानवीय गुण उनके अंदर कूट कूट कर भरा हुआ था। सन्यासी होकर भी संबंधों की अंतरंगता उनके अंदर दिखाई देती थी। प्रियजनों के प्रति प्रेम, स्नेह, ममता, अपनत्व की भावना भी उनमें कूट कूट कर भरी थी। हिंदी के प्रति हृदय में अपार प्रेम था। हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखने की चिंता उन्हें हमेशा सताती थी। हिंदी की उपेक्षा से वह दुखी हो जाते थे। भारतीय संस्कृति से उन्हें बहुत प्रेम था। मृदुभाषी थे, सबकी खुशियों में शामिल होते थे और दुख में उन लोगों को सांत्वना भी देते थे। अब हम पाठ के सार पे आते हैं। हम वहाँ से शुरू करते हैं जब लेखक जाता है और देखता है फादर बुल्के का निधन हो जाता है और वो कुछ अपने आप में सोचने लगता है। लेखक सोचता है कि फादर बुल्के को जो बीमारी थी जहरबादा, जिसे गैंग्रीन कहते हैं, ये एक तरह का फोड़ा होता है जिसको नासूर भी हम लोग बोल देते हैं, हो गया था। वो उसके मन में एक बात उठती है कि इतने अच्छे व्यक्तित्व के व्यक्ति के लिए क्या इतना दुखदाई कष्टपूर्ण जीवन ईश्वर को देना चाहिए। प्रभु में विश्वास ही जिनका अस्तित्व था, फिर वे शरीर की ऐसी यातनाएं इस उम्र में, उम्र के आखिरी पड़ाव पे क्यों झेल रहे हैं। फादर बुल्के, अब लेखक बता रहे हैं कि फादर बुल्के जब उनसे मिले तो उनके प्रति फादर क्या मतलब कैसा व्यक्तित्व था, लेखक द्वारा बताया जा रहा है। एक लंबी और जैसे पादरी लोग पहने रहता ऐसे चोगा पहने हुए थे, वे गोरे रंग के थे, दाढ़ी भूरी थी, आंखें नीली थी और बहुत ही आत्मीय स्वभाव के थे। ऐसे 35 साल
के लगभग रहे होंगे वो, जब इलाहाबाद में लेखक से वो मिले थे। और जब फादर इलाहाबाद में थे और वो दिल्ली आते जाते थे तो लेखक से जब गले मिलते थे, लेखक को अपनी बाहों में भरते थे, तो लेखक को बहुत ही आत्मीयता और बहुत सुकून मिलता था। फादर को याद करना उन्हें एक उदास शांत संगीत जैसा लगता है। उनको देखकर ऐसा लगता है जैसे पवित्र जल में स्नान किया हो। उनसे बात कर ऐसा लगता जैसे कोई कर्म करने का संकल्प लिया हो। फादर बुल्के जब परिमल संस्था से जुड़े उस समय की याद करके साहित्यकार कहता है कि जैसे लग रहा था कि एक पारिवारिक रिश्ते में वो बंधे हों। जिसके बड़े फादर बुल्के थे, जब कभी हंसी मजाक करते थे वे आसक्ति रहित उपस्थिति रहती थी। गोष्ठियों में गंभीर बहस करते, परिमल समूह के सभी सदस्यों द्वारा रचित रचनाओं पर बेझिझक राय और सुझाव भी वो देते थे जब उन्होंने परिमल संस्था को ज्वाइन किया था, यानी उसके सदस्य बने थे। बड़े भाई और पुरोहित के रूप में फादर बुल्के की क्या भूमिका थी? किसी भी सदस्य के घर में कोई उत्सव या संस्कार होता तो वो बड़े भाई जैसे और पुरोहित के जैसे आशीर्वाद देते। लेखक को याद आता है जब उनके बच्चे के मुंह में पहले बार अनाज, जिसको अन्नप्राशन कहते हैं, अनाज डाला गया तो तब उनकी नीली आँखों की चमक में वात्सल्य तैरता यानी प्रेम तैरता हुआ नजर आया। उस समय ऐसा लगता था जैसे किसी ऊंचाई पर देवदार की छाया में वह खड़ा हो। अक्सर उन्हें इलाहाबाद की सड़कों पर साइकिल चलाते देखा गया। लेखक के पास आकर रुकते, साइकिल से मुस्कुराते हुए उतरते और कहते उनकी रचना पढ़ लिए, अपने विचार प्रकट करते। उनको कभी क्रोध में नहीं देखा, जब भी देखा जोश में, ममता और प्यार में से लबालब ही लेखक ने देखा। उनका जो सन्यासी का व्यक्तित्व था वो कैसा था? बेल्जियम में इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष में पहुंचकर उन्होंने मन में सन्यासी बनने की इच्छा उत्पन्न हुई, जबकि उनके घर में 2 भाई, 1 बहन, माँ और पिता सभी लोग थे। जब उनसे पूछा गया कि क्या उन्हें अपने देश की याद आती है तो उन्होंने उत्तर दिया कि उनका देश तो अब भारत है। जन्मभूमि की याद के बारे में पूछा तो उत्तर दिया कि उनकी जन्मभूमि रेम चैपल बहुत सुंदर है, उन्हें उनकी याद आती है। घर में माँ भी बहुत याद आती हैं। फादर की अक्सर माँ की याद में खोए देखा गया। उनकी माँ की चिट्ठियाँ उनके पास आती जिसे वे अपने अभिन्न मित्र डॉक्टर रघुवंश को दिखाते थे। पिता और भाइयों के लिए उनके मन में लगाव ज़्यादा नहीं था। पिता व्यापारी थे, एक भाई वहीं पादरी था, एक भाई काम करता था, उसका परिवार भी था। उनकी बहन बहुत सख्त और ज़िद्दी थी। उसने बहुत देर से शादी की। फादर को उसकी शादी की चिंता हमेशा रहती थी, जिसे वे एक आधा बार अपने विचारों से प्रकट कर चुके थे। भारत में बस जाने के बाद 2 या 3 बार ही वो अपने परिवार से मिलने बेल्जियम गए थे। फादर बुल्के की कर्मभूमि भारत कैसे बनी? प्रभु की इच्छा से सब कुछ छोड़कर सन्यासी बनकर वो भारत आ गए। उनकी माँ ने बचपन में ही घोषित कर दिया था कि लड़का हाथ से निकल गया है। इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष की पढ़ाई छोड़कर सन्यासी होने जब वे धर्मगुरु के पास गए और कहा कि वे सन्यास लेना चाहते हैं तो एक शर्त रखी कि वे भारत जाएंगे। सन्यास लेते समय सन्यास चाहने वाला शर्त रख सकता है। उनकी शर्त मान ली गई और वे भारत आ गए। मतलब जिस वक्त कोई सन्यास लेता है तो उस समय वो अपनी शर्त बताता है और उनकी शर्त मानी भी जाती है, तो उनकी शर्त थी मैं भारत आना है, सो वो भारत आ गए। फादर ने सबसे पहले जिसेट संघ में 2 साल पादरियों के बीच धर्माचार की पढ़ाई की। 9-10 वर्ष दार्जिलिंग में पढ़ते रहे। कोलकाता से BA किया और फिर इलाहाबाद से MA किया। उस समय डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा हिंदी विभाग के विभागाध्यक्ष थे। शोध प्रबंध प्रयाग विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में रहकर ही 1950 में किया।
शोध का विषय था इनका राम कथा, उत्पत्ति और विकास। इसके कई अध्याय परिमल में पढ़े गए थे। फादर के प्रसिद्ध नाटक ब्लू बर्ड का रूपांतर नील पक्षी के नाम से किया गया। बाद में ये सेंट जेवियर्स कॉलेज रांची में हिंदी तथा संस्कृत विभाग के विभागाध्यक्ष हो गए। यही उन्होंने प्रसिद्ध शिक्षा हिंदी कोश शिक्षा में अंग्रेजी हिंदी कोश मतलब अंग्रेजी का हिंदी में रूपांतरण किया। बाइबिल का अनुवाद भी किया। बीमार हो गए, पहले पटना फिर दिल्ली आए और 47 वर्ष देश में रहकर 73 वर्ष की आयु में इस देश को छोड़कर ब्रह्मविलीन हो गए। फादर बुल्के की इच्छा थी कि उनका संकल्प था, वो सन्यासी थे। कभी कभी लगता था कि वे मन से सन्यासी नहीं थे, जिससे रिश्ता बनाते फिर वो तोड़ते नहीं थे। जब भी दिल्ली आते गर्मी सर्दी बरसात झेल कर वे लेखक से मिलने ज़रूर आते थे। हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखने की उन्हें बहुत चिंता थी। अपनी पीड़ा को व्यक्त करते, अकाट्य तर्क देते, इसी बात पर उन्हें झुंझलाते देखा। हिंदी वालों द्वारा हिंदी की उपेक्षा पर उन्हें बहुत दुख होता था। हर किसी से घर परिवार के बारे में, निजी दुख तकलीफ़ के बारे में पूछना उनका स्वभाव था। बड़े से बड़े दुख में उनके मुख से सांत्वना के जादू भरे शब्दों को सुनकर ऐसा लगता था जैसे जीवन में रोशनी भर गई हो। लेखक की पत्नी और पुत्र की मृत्यु पर फादर द्वारा कहा गया एक शब्द हर मौत दिखाती है जीवन की नई राह, और इस बात से उन्होंने लेखक को सांत्वना दी। फादर बुल्के की जो जीवन यात्रा थी, अंतिम जीवन यात्रा थी, जब वो बीमार पड़े तो लेखक को पता ही नहीं चला। अंतिम बार लेखक ने उन्हें देखा तो वे बाहें खोलकर गले नहीं लगा सकते थे। उनकी बाहें दोनों हाथों की सूजी उंगलियों को उलझाए ताबूत में जिस्म पर पड़ी थीं। उनके चेहरे से बरसने वाली शांति स्थिर हो गई थी, तरलता जम गई थी। 18 अगस्त का वो दिन था। सन 1982 की सुबह 10 बजे दिल्ली के कश्मीरी गेट के निकलसन कब्रगाह में उनका ताबूत एक छोटी सी नीली गाड़ी में से उतारा गया। कुछ पादरी, रघुवंश जी का बेटा और उनके रिश्तेदार राजेश्वर सिंह उसे उतार रहे थे। फिर भी उसे उठाकर एक लंबी सकरी उदास पेड़ों की घनी छाह वाली सड़क से कब्रगाह के आखिरी किनारे तक ले जाया गया, जहां धरती की गोद में सुलाने के लिए कब्र हैरान हो मुँह खोले लेटी थी। ऊपर करील की घनी छाह थी। कब्र के चारों ओर जैनेंद्र कुमार मतलब एक लेखकों का, कवियों का एक बहुत बड़ा जनसमूह सैलाब वहाँ पे इकट्ठा था। कुछ मसीही समुदाय के लोग थे, पादरीगण थे, साधुओं द्वारा धारण किए जाने वाले गेरुए वस्त्र पहने इलाहाबाद के प्रसिद्ध विज्ञान शिक्षक डॉक्टर सत्यप्रकाश भी और डॉक्टर रघुवंश भी आए थे। फादर के पार्थिव शरीर को पहले कब्र के ऊपर लिटाया गया। रांची के फादर पास्कल तोयाना के द्वारा मसीही विधि से अंतिम संस्कार शुरू हुआ। इन्होंने हिंदी में मसीही विधि से प्रार्थना की। फिर सेंट जेवियर्स के रेक्टर फादर पास्कल ने इनके जीवन और कर्म पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा, फादर बुल्के धरती में जा रहे हैं, इस धरती से ऐसे रत्न और पैदा हों। डॉक्टर सत्यप्रकाश ने भी अपनी श्रद्धांजलि में उनके अनुकरणीय जीवन को नमन किया। फिर देह कब्र में उतार दी गई। लेखक नहीं जानता था
कि कभी फादर बुल्के ने सोचा था या नहीं कि उनकी मृत्यु पर कोई रोएगा, लेकिन उस क्षण रोने वालों की कमी नहीं थी। जिस क्षण फादर बुल्के को कब्रगाह में सुलाया जा रहा था, उस समय रोने वालों की कमी नहीं थी। इस प्रकार फादर कामिक बुल्के हमारे बीच से चले गए। वे सबसे पहले छायादार फल फूल गंध से भरे और सबसे अलग सबके होकर सबसे ऊंचाई पर मानवीय करुणा की दिव्य चमक में लहलहाते खड़े थे। उनकी स्मृति सबके मन में जो उनके निकट थे किसी यज्ञ की पवित्र आग की आँच की तरह आजीवन बनी रहेगी। लेखक भी उस पवित्र ज्योति की याद में नतमस्तक था।